प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने गुरुवार के बाद शुक्रवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपके सामने एक कुंडली लेकर के आया हूँ जो महसाना गुजरात से है। और ये एक ऐसे जातक की कुंडली है जो बड़े व्यवसायी हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है। ये कुंडली का पहला हिस्सा है जो लग्न कुंडली को लेकर के बनाई जाएगी। इसी कुंडली के दूसरे हिस्से को आप आज ही शाम में देख पाएंगे। ये पहला हिस्सा है, इसका दूसरा हिस्सा आज शाम में ही आपको मिल जाएगा। मतलब अब जो कुंडली विश्लेषण वाले कार्यक्रम होते थे, पहले शुक्रवार को मिलते थे, फिर अगले दिन शनिवार को शाम में मिलता था। अब उसको बदल करके शुक्रवार के सुबह में ये लंबे जो कार्यक्रम होंगे, वो बड़ा वाला कार्यक्रम ये शुक्रवार को सुबह में मिलेगा और शाम को इसी कुंडली का नवांश और दशमांश आपको मिल जाएगा। वो भी देखना मत भूलिएगा। सबसे पहले मैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो भी आप ये ग्रह यहां बैठे हुए देख रहे हैं, जैसे आमतौर पे आप जब कभी अपनी कुंडली दिखाते हैं तो ये ज्योतिष गण जो है वो सीधे सीधे आपको आपकी कुंडली लेकर के बैठ देते हैं और फिर बता देते हैं। पर मुझे लगता है, जो मेरे गुरुजी ने मुझे बताया है, कि कभी भी जितने भी ग्रह होते हैं वो अपना परिणाम हमेशा ही सबसे पहले पंचांग के आधार पर ही तय करते हैं। अगर जन्म कुंडली में पंचांग को अच्छे तरीके से नहीं देखा जाए और उसको नहीं समझा जाए तो निस्संदेह कुंडली को समझना थोड़ा मुश्किल और हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा देता हूं और साथ में संतुलित होकर के आपको इनकी कुंडली से उनका मेल भी बताते चलूंगा। इनका जन्म विक्रम संवत 2020 में हुआ है। ये आनल संवत्सर होगा और इस संवत्सर का पूरा परिणाम जो होता है वो ये होता है कि जब व्यक्ति का जन्म हुआ है उस समय पे कहीं अतिवृष्टि होती है और कहीं अनावृष्टि होती है। मतलब एक वक्त पे ऐसा होता है जैसे कि अन्न और धन धान्य की कमी हो जाए, और एक वक्त पे ऐसा होगा जैसे किसी क्षेत्र में, मतलब देश के किसी एक हिस्से में अकाल की स्थिति होती है और कहीं एक हिस्से में धन धान्य की संपूर्णता या प्रचुरता होती है। पर वस्तुतः अधिकतम स्थिति जो है वो एक बड़ी विपदा से व्यक्ति उस समय निकल करके मजबूती को प्राप्त करता है, प्रचुरता को प्राप्त करता है, मतलब धन और धान्य की वृद्धि होती है। ये आनल संवत्सर का प्रभाव होता है, जिसके स्वामी या अधिपति देवगुरु बृहस्पति होते हैं, जो सुख के कारक कहे जाते हैं। उत्तरायण में इनका जन्म हुआ, इस वजह से शुभ ग्रहों का प्रभाव बढ़ेगा। शुभ ग्रहों के प्रभाव के बढ़ने का मतलब होगा यहाँ गुरु अच्छे प्रभाव में आएंगे, यहाँ चंद्रमा अच्छे प्रभाव में आएंगे, यहाँ बुध जो कि यहाँ तीन पापक ग्रहों के साथ बैठ करके बुध के बारे में वो पापक ग्रह हो जाते हैं, वो बढ़ेंगे। और शुक्र, आपको पीछे से ढोलक की आवाज सुनाई दे रही होगी। मेरी माता जी प्रत्येक दिन शाम में ठाकुर जी को भजन सुनाती है, छत पे ढोलक बजा रही है। उसके साथ मैंने उन्हें जो है वो भी दिया है, झाल भी खरीद करके लाया हुआ है। हमारे घर हारमोनियम भी है, हमारे घर गिटार भी है और ढोलक तो है ही, मंजीरा भी है। शाम को मेरे घर में, मैं तो कई बार उपस्थित नहीं हो पाता हूँ, पर हमारे यहाँ शाम को ठाकुर जी को, जो हमारे यहाँ के ठाकुर जी हैं, उनको भजन सुनाया जाता है। मेरे नाना जी प्रत्येक दिन शाम में पूजा तो करते थे, बहुत कम, पर शाम को भगवान को भजन सुनाते थे। 5 हो भजन हो, 7 भजन हो, उन्हें सुनाते थे और तब जाकर के उनको भोग लगा करके उन्हें सुला दिया जाता था। ये हमारे यहाँ से, मतलब हमारे यहाँ की परंपरा रही है। मेरे नाना जी करते थे, अब मेरी मम्मी करती, अभी वही हो रहा है, आवाज आ रही होगी धीरे धीरे। चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। और यहाँ मैंने बताया कि जैसे बहुत ये कार्यक्रम शायद लंबा बने और आप लोग को देखना चाहिए। उत्तरायण में जन्मे हैं, फाल्गुन माह में जन्मे होने से व्यक्ति प्रेमी किस्म का है। इसके जीवन में प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है, पर एक के बाद एक जैसे जैसे इनकी दशा आएगी वैसे वैसे मैं इनके जीवन को और भी उजागर करूंगा और कई सारी चीजें बताऊंगा। और निश्चित रूप से समझने वाली बात यह है कि उत्तरायण में जन्मे होने से व्यक्ति के पास बल की वृद्धि होगी और धन धान्य की प्रचुरता रहती है। व्यक्ति जीरो से शुरू करता है
और अनंत तक की यात्रा करता है अपने इस जीवन काल में। वसंत ऋतु में जन्मे होने के कारण कई बार व्यक्ति ना तो अपने लिए, हालांकि अपने कुछ निजी कार्यों के लिए हो सकता है कि वो थोड़ा आलसी हो, पर प्रोफेशनल कामों के लिए वो कभी भी आलस्य नहीं करता और कभी भी किसी दूसरे के व्यक्ति के किसी को भी सहयोग करने के लिए कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखता है। वो हमेशा ही सहयोग करने के लिए आगे रहता है। लोगों को जोड़ना उसे बहुत अच्छा लगता है। कृष्ण पक्ष के एकादशी के चंद्रमा, अब इस कुंडली की सबसे कमजोर कड़ी पे आपको लेके आता हूं। जन्म कुंडली में चंद्रमा यहाँ 3 डिग्री के बैठे हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में। इस चीज को मैं क्लैरिफाई कर दूं, अगर चंद्रमा अगर उत्तराषाढ़ा के बैठेंगे तो व्यक्ति को सबसे पहले बहुत ज्यादा प्रेमी और विश्वसनीय बनाएंगे। पर एक बात जो अभी की दशा, जैसे इनकी कुंडली में मैंने देखी, शनि की दशा चल रही है, इस दशा काल में कुछ नए ऑफर भी आएंगे, कुछ नई सफलताएं भी मिलेंगी, पर फिर भी आपको हमेशा ही उस ऑफर को बहुत अच्छे तरीके से गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए, नहीं तो कई बार नुकसान भी हो सकता है। दूसरे नंबर पे चंद्रमा जब उत्तराषाढ़ा के बैठेंगे तो व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा संतुलित, साम्रांत, श्रेष्ठ और श्रेयस्कर बनाने वाले हो जाएंगे। ये ऐसी स्थिति जहां पे कृष्ण पक्ष के एकादशी के चंद्रमा आपकी कुंडली में पापक हो जाएंगे, जो व्यक्ति को अपना काम करने के लिए मजबूर करते हैं। जिम्मेदारी बहुत जल्दी निभानी पड़ती है। इस वजह से कभी भी, हालांकि किताबों में, पुस्तकों में, ग्रंथों में यह बात लिखी गई है कि चंद्रमा जब उत्तराषाढ़ा के हो जाते हैं तो व्यक्ति को तुरंत ही जिम्मेदारी लेनी पड़ती है और पत्नी का सहयोग बड़ा अच्छा मिलता है, उसका आत्मबल बहुत बढ़िया रहता है और बहुत अच्छी बात होती है कि वो बहुत ही श्रेष्ठ जनों के संपर्क में रहता है। अच्छे कुल में जन्म ले या न ले, किसी भी तरीके से व्यक्ति अपने आप को कुलीन बना लेता है। समाज में उसकी प्रतिष्ठा बहुत ही माननीय होती है और माननीय व्यक्ति के तौर पे वो जाना जाता है। रंगों का, खुशबुओं का, कपड़ों का, महिलाओं का, सुंदर चीजों का जो है वो व्यक्ति बहुत ही पोषक होता है और उनकी सुरक्षा को लेकर के बहुत ही जिम्मेदार होता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को स्त्रियों से हमेशा ही लाभ मिले, ऐसी स्त्री में व्यक्ति को पत्नी का लाभ मिले, ससुराल से व्यक्ति को लाभ मिले। ससुराल के लोग पराक्रमी होते हैं, ससुराल के लोगों से हमेशा ही धन धान्य की स्थिति बढ़िया रहती है। चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के और वरीयान योग में जन्मे होने से व्यक्ति खुद के बदौलत आगे बढ़ता है। और ऐसी स्थिति में कि एक बहुत अच्छी बात है जो चंद्रमा के बारे में है, मैं आपको बताऊं अगर, तो ये है कि चंद्रमा अगर जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हों, लग्न में बैठे हों, तृतीय में बैठे हों, तो वो पापक भी हो। जैसे यहाँ पे चंद्रमा कृष्ण पक्ष के एकादशी के हैं तो पापक हो जाएंगे। पापक कैसे? चंद्रमा अगर शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि से लेकर के कृष्ण पक्ष के 9वीं तिथि तक होते हैं, जन्म अगर हो, तो उसे चंद्रमा शुभग्रह होते हैं। लेकिन अगर ये 9वीं तिथि के बाद के चंद्रमा हो जाते हैं तो वो पापक हो जाते हैं। और ऐसी अवस्था में व्यक्ति के इनकम में जो स्थिति होती है आय की, वो फ्लक्चुएशन वाली होती है, मतलब कभी ज्यादा हो कभी कम हो। इसका सीधा सा और डायरेक्ट अर्थ ये होता है कि व्यक्ति व्यवसाय करने में चला जाता है और शिक्षा में कभी कभी व्यवधान की स्थिति बनती है, जहां उसकी शिक्षा कई बार मनमाफिक नहीं होती है, या कई बार जो वो जहां पे उसको होना चाहिए वो वहां पे नहीं पहुंच पाता है। मतलब एक खास क्षेत्र में ही उसको सफलता मिल पाती है। हालांकि जो स्थिति इनकी कुंडली में शुक्र को देख करके मैं कह रहा हूं कि शुक्र की स्थिति लाभ भाव को देख रही है, जहां व्यक्ति कई तरीके से धन कमाएगा, क्योंकि यहां से 5वें भाव में जो यहाँ के अधिपति हैं शुक्र, वो अपने भाव से सप्तमस्त बैठे हैं और उस भाव पे राहु की भी दृष्टि है। और इस भाव के जो कारक ग्रह हैं वो गुरु जन्म कुंडली में स्वग्रही होते हैं। लाभ के कारक होते हैं गुरु, वो स्वग्रही हैं। लाभ भाव के अधिपति लाभ को देख रहे हैं, राहु की दृष्टि लाभ भाव पे, तो ये जो स्थिति बनेगी वो व्यक्ति को कई तरीके से धन देने वाली, और एक क्षेत्र से नहीं, व्यक्ति बड़े बड़े प्रोजेक्ट का मालिक होता है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट हासिल भी करता है। इसके अतिरिक्त वरीयान योग इनको बहुत ज्यादा, मतलब एक ऐसे बालक की आप कल्पना कर लीजिए जो बिल्कुल ही बेहद कमजोरी की अवस्था को प्राप्त करे और अपने बल पे इतनी ऊंचाई छू ले कि आसपास के लोग उसको देखते ही रह जाएं। जहां व्यक्ति का संबंध कई बार पिता से थोड़ा कमजोर होता है, कई बार उससे मनमाफिक परिणाम नहीं मिलते, हालांकि व्यक्ति अपने लेवल पे कभी भी कमजोर नहीं होता। इस कुंडली के आधार पर इतनी बात मैं यहां तक कहूंगा। बालव कर्ण, वैश्य वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण व्यापारिक सोच, हालांकि व्यक्ति कभी भी किसी को नुकसान पहुंचा करके अपनी कुर्सी हासिल नहीं करेगा, वो हमेशा ही किंग मेकर की भूमिका में रहना चाहता है। और वस्तुतः वो बहुत ही एक ऐसी, आप उदाहरण ऐसे समझिए इसको कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जो पुरानी चीजों पे, और संग्रहालय को आपने देखा है ना, जैसे
संग्रहालय क्या करता है? संग्रहालय में बहुत पुरानी पुरानी चीजें सुरक्षित करके रखी जाती हैं। मतलब संग्रहालय एक ऐसा स्थान है जहां पे पुराने रिश्ते, पुरानी चीजें, पुरानी परंपरा, पुराने पद चिन्ह, पुरानी सामग्रियों का संरक्षण करा जाता है। ये व्यक्ति संग्रहालय है। हाँ, ये व्यक्ति संग्रहालय की भूमिका में हो सकता है, जहां इसने कई लोगों के रहस्यों को, कई लोगों के संबंधों को, कई सारी चीजों को अपने अंदर छुपा करके रखा हुआ है। और व्यक्ति स्वयं को कभी भी किसी भी गलीचे से, कमजोरी से, बुराई से मुक्त रखना चाहता है। सफेद वस्त्रों का, रंगों का बड़ा ही शौकीन होता है। हालांकि वो किसी भी अवस्था को प्राप्त कर जाए, आप उसको प्रधानमंत्री भी बना देंगे, फिर भी व्यक्ति अपने आप को कभी भी ये दिखाना, शो ऑफ करने के पीछे नहीं जाता कि मैं इतना बड़ा हूं, मैं इतना धनाढ्य हूं, मेरे पास इतनी संपत्ति है, मेरे पास इतने घर, गाड़ी, बंगला। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बिल्कुल ही नॉर्मल है, बिल्कुल ही नॉर्मल है, बिल्कुल ही नॉर्मल है। और बहुत भद्र पुरुष की भांति व्यक्ति का व्यवहार हो सकता है। क्यों? उसके पीछे का कारण मैं अगले 5 मिनट भी, अगर 10 मिनट भी, अगले आधे घंटे भी, अगले 1 घंटे भी अगर इस लग्न की प्रशंसा करूं तो मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे, क्योंकि ये व्यक्ति धनु लग्न का है। लग्न में केतु बैठे हैं, जो चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और केतु का ही इनका लग्न बना है। मूल नक्षत्र के ही लग्न बने हैं। लग्न के अधिपति या लग्न का जो नक्षत्र है, उस नक्षत्र के अधिपति देखिए केतु लग्न में बैठे हैं, जिसके अधिपति जो केतु हैं वो शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं, और वो शुक्र इस कुंडली के लाभेश हैं। मतलब एक ऐसे ग्रह की स्थिति बनी हुई है, नक्षत्र के अधिपति की स्थिति बनी है। केतु जो होते हैं वो सर्वाधिक ममतामयी ग्रह होते हैं। सर्वाधिक शुभ ग्रहों में इनकी गणना होती है, और वस्तुतः ये व्यक्ति को अनुभवी बनाते हैं। कार्य क्षेत्र में व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा परिष्कृत और शुद्धता से एक एक छोटी से छोटी चीज पे व्यक्ति की पकड़ रखते हैं। कम पैसों पे व्यक्ति को कई बार अपना काम करना पड़ा है, कई बार इंतजार भी करना पड़ा है, कई बार बहुत ज्यादा डिप्रेशन में नीचे भी जाना पड़ा है, जहां से व्यक्ति ने खुद को रिवाइव भी करा है। ये केतु के कारण ही संभव हो पाया है। अगर जन्म कुंडली में केतु वहां शुक्र के नक्षत्र में नहीं बैठे होते, और अगर वही शुक्र लाभेश नहीं होते, और अगर वो पंचम भाव में नहीं बैठे होते, तो निस्संदेह ये जो स्थिति है वो थोड़ी कमजोरी को प्राप्त कर सकती थी। लेकिन केतु जातक को ये हमेशा ही एक पॉजिटिव अप्रोच, आप जब विचार करेंगे तो ये केतु व्यक्ति के मन को कैसे प्रभावित करते हैं, इसको बताता हूं। बड़ी अच्छी बात है, कुंडली अध्ययन से बहुत सारी चीजें खिलखिला करके सामने आ जाती हैं। जैसे केतु को सर्वाधिक अनुभवों का कारक ग्रह कहा जाता है। एक ऐसा ग्रह जिसके पीछे सारे ग्रह घूमते हैं, और जो है भी नहीं, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पीछे देवगुरु बृहस्पति तक जाकर के चक्कर लगा करके कह देते हैं, हे भगवान मुझे अपना अनुभव दे दो। इस वजह से, क्योंकि केतु के पास अनुभव है, उसे अनुभव का कारक और कारकत्व प्राप्त होता है। इस कारण से व्यक्ति की कुंडली के लग्न में ही जब केतु बैठेंगे तो व्यक्ति को दर्द हो सिर्फ, और वो किसी को बताए नहीं, झेल जाए सारी समस्या, पर किसी को अपनी व्यथा बताया नहीं। दुनिया भर की समस्याओं को खत्म करने की ताकत भले उसके पास है, पर उसके अपने ही मर्ज का इलाज नहीं होता। कई बार व्यक्ति चूंकि लग्न कुंडली में जब मंगल और केतु का प्रभाव रहे, या जब जन्म कुंडली में केतु का प्रभाव रह जाता है, तो हमें कई बार बहुत ही ज्यादा सावधान होना पड़ता है। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या जैसे लकवा, पोलियो वगैरह की समस्या का खतरा होता है, ये डर होता है। इस वजह से हमें हमेशा ही योग और प्राणायाम पे विचार करना चाहिए, अपने आप को बिल्कुल ही शुद्ध भोजन के अंतर्गत रखना चाहिए, और उससे बचने के तरीके ढूंढने चाहिए कि कैसे ये चीज जीवन में नहीं हो सकती। तंत्रिका तंत्र कैसे अच्छे तरीके से काम करे, सूर्य नमस्कार व्यक्ति के जीवन में बहुत ही ज्यादा लाभदायक हो सकता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को सूर्य की आराधना, भगवान गणेश के मंत्रों का जप, और हमेशा ही भगवान नारायण कवच का पाठ हमेशा ही करते रहना चाहिए। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र वगैरह का पाठ भी करते रहना चाहिए। ये चीज मैं यहीं स्पष्ट कर देता हूँ। ये बात यहां तक रही। मैंने पंचांग बताया। पंचांग में वैश्य वर्ण व्यक्ति को विश्वविख्यात, क्षेत्र विख्यात, शहर में, आसपास के लोगों में, देश भर के लोगों में उसकी बहुत ऊंची पकड़ होती है, बहुत ही मजबूती से अपनी बात रख पाता है। हालांकि कई बार वो अपने अंदर की इच्छाओं को लोगों के सामने बता नहीं पाता, पर अपनी चातुर्यता,
और अपने अनुभवों के आधार पर व्यक्ति बड़े बड़े सिद्ध आसनों के बीच में जाकर के अपने आप को स्थापित कर लेता है। ये इस कुंडली की सबसे अच्छी बात है। बड़े लोगों से संपर्क में रखना, राजनेताओं के संपर्क में रहना, ऊंचे पद और प्रतिष्ठा के जो लोग हैं, जो स्थापित लोग हैं, उनके साथ उनके संपर्क हो, पुरस्कार अर्जित करता है, बुद्धिमान होता है, गणितीय पक्ष मजबूत होता है, छोटे छोटे अर्थों को समझने वाला होता है और दिल का स्पष्ट और बिल्कुल ही मृदुभाषी होता है। ये धनु लग्न की स्थिति है, जहां व्यक्ति चिरकाल तक, अनंत वर्षों तक अपने समाज में जाना जाता है। ये लग्न की प्रशंसा है जो व्यक्ति को कर देनी चाहिए, ज्योतिषी को कर देनी चाहिए कि इस लग्न ने क्या क्या चीजें छुपा रखे हैं। धनु लग्न की कुंडली के लिए सूर्य अच्छे होते हैं, मंगल अच्छे होते हैं और गुरु अच्छे होते हैं। यहाँ गुरु स्वग्रही हैं, केंद्राधिपति दोष तो इनको लगेगा, हालांकि फिर भी वो अच्छा ही होगा, मैं उसे खराब नहीं कहूंगा। गुरु 28 डिग्री के थोड़े कमजोर और बुध के नक्षत्र में सर्वाधिक अंशों वाले ग्रह भी जन्म कुंडली में यही बन रहे हैं। इसका मतलब है कि इनकी कुंडली नवांश कुंडली में ये जो स्थिति बनेगी, ये नवांश कुंडली में देखने लायक होगी कि वो कैसी बन रही है। वस्तुतः जब आप देखेंगे तो गुरु हृदयवती नक्षत्र में जो व्यक्ति को भगवान नारायण का उपासक, गुरुजनों का उपासक, देवतुल्य जो लोग होते हैं, उनको प्रणाम करने में, उसको साष्टांग प्रणाम करने में व्यक्ति कभी भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करता। ब्राह्मणों का पूजक होता है, धर्मार्थ धर्म के क्षेत्र में और अर्थ के क्षेत्र को बढ़ा करके धर्म के क्षेत्र से जोड़ देता है। ऐसी स्थितियां भी मिलती हैं। एकमात्र ग्रह किम कुर्वन्ते सर्वे ग्रह यश केंद्रे बृहस्पति की स्थिति बनेगी और केंद्र में राहु और केतु व्यक्ति को बहुआयामी, बहुमुखी और संयमित होकर के जीवन जीने वाला बना देते हैं। हालांकि व्यक्ति को किसी भी नियम में रहना बड़ा अच्छा नहीं लगता है, वो अपने हिसाब से अपना नियम खुद बनाता है और उसके हिसाब से ही वो चलता है। कार्य क्षेत्र में किसी भी तरीके का कोई दोहरापन या दोगलेपन की स्थिति वो बर्दाश्त नहीं करता है और किसी भी तरीके से किसी को सता करके कोई पैसा ऐंठना नहीं चाहता है। ये लग्न की स्थिति है। लग्न के अधिपति का चतुर्थ में जाना, पांचवी दृष्टि से अष्टम भाव को देख लेने से व्यक्ति का रहस्यमयी, गुणकारी, ज्ञान पक्ष से व्यक्ति का संबंध होता है। हालांकि व्यक्ति थोड़ा कभी कभी धार्मिक नहीं भी होता है, उतना ज्यादा वो क्रियात्मक रूप से पूजा पाठ में भरोसा भले न रखे, पर हृदय का स्पष्ट होता है। बुद्धिमान होने के साथ साथ भगवान को मानने में यकीन करता है और उनकी शक्ति पे भरोसा भी रखता है। उसकी सातवीं दृष्टि कर्म क्षेत्र में व्यक्ति को हमेशा ही सपोर्ट करने वाली और कई तरीके से व्यक्ति के करियर को फ्लरिश करने वाली, रीबिल्ड करने वाली और रीऑर्गेनाइज करने वाली होती है। यहाँ दशम भाव पे गुरु की दृष्टि व्यक्ति के करियर को कई तरीके से बचाने वाली और उसे एक सुरक्षा कवच प्रदान करने वाली सिद्ध हो सकती है, क्योंकि लग्न के अधिपति का चतुर्थ भाव में बैठना और स्थान हानि करो जीव, क्या बात है कि गुरु को जीव की संज्ञा दी गई है। तो स्थान हानि करो जीव वाली जब बात होगी और जब गुरु से चंद्रमा न तो केंद्र में है न तो त्रिकोण में है, ऐसी अवस्था में व्यक्ति, मैंने क्या बात कही कि किसी के बनाए गए नियमों पे कभी भी यकीन न करे, खुद के बनाए गए नियम पे ही इसके घर और इसके परिवार और इसके कुटुंबजन चलते रहते हैं। जहां व्यक्ति परिवार का पोषक तो होता ही है, कुटुंब का भी पोषक हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठे हैं, सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का जन्म हुआ है, जो इस कुंडली के लिए भाग्य भाव के अधिपति होकर के देखिए भाग्य को देख रहे हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति अपने पराक्रम के बल पे अपने सभी प्रकार के जो सुरक्षा कवच की स्थिति होती है उसको बरकरार रखने वाला होता है और एक छोटी भी छिद्र उसके जीवन में नहीं होती जो कि कोई जान ले। मतलब व्यक्ति बहुत सारे राज अपने अंदर छुपा करके बैठा हुआ है, बहुत सारे राज अपने अंदर छुपा करके बैठा हुआ है, हालांकि वो कभी भी प्रकट नहीं ही होने चाहिए। एक ऐसी स्थिति, अपने बारे में वो राज नहीं है, वो दूसरों के हैं, दूसरों को दूसरों के द्वारा जो काली करतूतें की गई हैं वो व्यक्ति के पास छुपी हुई है, रखी हुई है, जिसको अगर वो उजागर कर दे तो बहुत बड़े बड़े लोग आसानी से उसमें फंस सकते हैं, उलझ सकते हैं। पर ये बात यहाँ पे दिखने को मिलती। इस व्यक्ति पे कोई भी भरोसा कर ले, इनका प्रभाव और व्यक्तित्व ऐसा है जो सबको अपने अंदर अपनी सीमाओं में बांध लेता है। इनकी भुजाएं इतनी विशाल और व्यवहारिक हैं कि वो सबको अपने आगोश में ले लेते हैं। ये स्थिति है जो कुंडली में बन रही है, क्योंकि चंद्रमा द्वितीय भाव में है ना, जहां व्यक्ति को सुंदर बना देता है व्यक्तित्व का, आचरण का, क्योंकि अष्टम भाव के अधिपति चंद्रमा होते हैं जो व्यवहार का भाव होता है और उस भाव के अधिपति चंद्रमा देखिए उसको देख रहे हैं। कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा होते हैं, वो उसको देख रहे हैं और चूंकि वो सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं और गुरु केंद्र में आ रहे हैं, गुरु की उच्च दृष्टि यहां पड़ रही है, इस वजह से व्यक्ति का व्यवहार इतना ज्यादा संतुलित होता है कि कोई भी उससे रुष्ट न हो,
और समाज का कोई भी वर्ग उससे कभी भी प्रकोपित या बुरे तरीके से प्रभावित नहीं होता है। अब आपको मैं इनकी कुंडली में एक एक ग्रहों पे लेके आता हूँ। आइए अब आपको मैं इनकी कुंडली में, देखो सबसे पहले तो एक बात है कि हम लोग कई बार बहुत ही समराइज कुंडली विश्लेषण पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, जबकि मुझे लगता है कि कुंडली को जितना ज़्यादा खींचा जाएगा उतना ही ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें निकल करके सामने आती हैं। जैसे अगर मैं आपको इनकी कुंडली में सूर्य को दिखाऊं तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा सूर्य के फलादेश को बताने के लिए, या सूर्य की दशा स्वतः ही व्यक्ति कैसे समझ जाएगी कैसे जाने वाली है। धनु लग्न की कुंडली के लिए सूर्य कारक होते हैं, मतलब इनको एक अच्छे भाव का आधिपत्य मिला। इस भाव के अधिपति होकर के अपने भाव से सप्तमस्त गए। किसी भी भाव के अधिपति का अपने भाव से सातवें जाना अच्छा माना जाता है। ये बैठे किसके साथ है? बुध के साथ, मंगल के साथ और शनि के साथ। तो धन भाव के अधिपति और पराक्रम भाव के अधिपति के साथ भाग्य भाव का संयोग होता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति के जीवन में भाग्य, धन और पराक्रम तीनों का योग बना। मंगल जो है वो जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति हैं, यानी कि नवम भाव के अधिपति का संबंध जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति से हुआ। और सूत्र ये कहता है कि पंचम और नवम का योग जब जन्म कुंडली में हो जाए किसी भी भाव में, तो निस्संदेह व्यक्ति महाभाग्यशाली होता है। अभी मैंने कल ही के कार्यक्रम में ये बात कही है, कल के ही शाम के कार्यक्रम में, कि पंचम और नवम भाव का योग हो या बुध जन्म कुंडली में अगर उससे संबंधित हो, या एकादशवें या 12वें भाव के अधिपति के साथ हो, या उनका एकादशवें या 12वें भाव से संबंध बन जाए, जैसे मंगल बुध के साथ बैठे हैं जो 12वें भाव के अधिपति हैं, तो व्यक्ति कभी भी कितने भी ऋण में रहे और उसका भाग्य, उसके ऊपर पूर्वजों का आशीर्वाद, वो मतलब आप उसकी प्रशंसा अपने शब्दों में कर दीजिए। ये स्थिति जो यहां बनी है वो निस्संदेह बहुत ही अतुलनीय धनदायक, जितने भी योग व्यक्ति के जीवन में बने हैं वो इसके ही कारण बने हैं। दैट्स इट, इतनी सी बात कहूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मतलब व्यक्ति को जितनी भी चीजें प्राप्त हुई हैं वो मंगल और सूर्य के योग के बुध के साथ जाने के कारण बनी है। यहां पे थोड़ी सी समस्या जो व्यक्ति के जीवन में मिली है वो शनि के कारण मिली है। कारण क्या है कि धन भाव के अधिपति का संबंध भी तो 12वें भाव के अधिपति के साथ हुआ है। इस कारण से, हालांकि इसका एक अतिरिक्त लाभ ये मिलेगा कि शनि मंगल के साथ जब संबंध में होंगे और बुध जब जन्म कुंडली में आ जाएंगे, जो कि स्वाभाविक लग्न की कुंडली है, ये जो केंद्र के अंदर जितनी भी राशियां बनी हैं 3, 6, 9, 12, ये वो राशियां हैं जो चर प्रकृति की भी हैं, मतलब चलायमान भी हैं, और स्थिर प्रकृति की भी हैं, मतलब स्थिरता को भी प्राप्त कर रही हैं। इसका सीधा और स्पष्ट अर्थ ये निकलेगा कि व्यक्ति न तो चंचल है और ना तो स्थिर है, मतलब वो संतुलित है। और इसका फायदा ये व्यक्ति को हो जाता है कि वो हर एक चीज को बहुत ही कीन ऑब्जर्वेशन के साथ देख पाता है। ऑब्जर्वेटिव माइंडसेट का होता है, जहां वो अपने प्रत्येक गतिविधि को बहुत ही सूक्ष्मतया और सूक्ष्म दृष्टिकोण से देख पाता है और प्रत्येक चीज को वक्त दे पाता है। आप अगर विचार करें तो धनु लग्न के लोगों में, और जब जन्म कुंडली के भाग्य भाव के अधिपति का संबंध पंचम भाव के अधिपति यानी कि मंगल के साथ होगा, तो व्यक्ति के पास जो सबसे बड़ी विधा है, जो उसका सबसे अच्छी, जो उस व्यक्ति के अंदर जो सबसे अच्छी बात है वो ये हो जाती है कि उसके पास अनुभव बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि सबसे पहले तो केतु लग्न में बैठ गए और उसके पास पूर्वजों का आशीर्वाद होता है। ये नवम भाव जो है ना, ये हमारे पूर्वजों का होता है, हमारे पिता के सुख का होता है, पिता के उपभोग का होता है। जो भी जन हमारे जीवन में पितृतुल्य होते हैं, चाहे वो बड़े पापा हों, बड़े भाई हों, बड़े पिताजी हों, दादाजी हों, नाना जी हों, चाचा जी हों, जो हमसे बड़े हैं, उन लोगों का आशीर्वाद व्यक्ति को मिलता जाता है और संपूर्ण लोगों को वो व्यक्ति जोड़ करके रखता है। कभी भी उनको कभी भी कोई भी ऐसी रुष्ट करने वाली बात नहीं बोलेगा जिससे उनका मन या तकलीफ में उनका मन जाए। ये पक्की बात है, गारंटी से कह सकता हूं, गारंटी है इस बात की, क्योंकि ये सबसे पहले गुरुवत है। ये व्यक्ति स्वयं गंभीर है और इसकी गंभीरता पे कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगे और व्यक्ति कभी भी किसी को हतोत्साहित ना करे, हमेशा उसके साथ उत्साहित होकर के काम भी करता है और उत्साह वर्धन करता रहता है। क्योंकि जब त्रिकोणों का संबंध बन जाता है, ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। मंगल और सूर्य का, सूर्य की 7वीं दृष्टि यहां, और ये सूर्य बैठे हैं पूर्वा भाद्रपद के, जो व्यक्ति को मोरालिटी देते हैं और इतनी ज्यादा विश्वसनीयता, इतना ज्यादा व्यक्ति को नैतिकीय तत्वों का पालन करने वाला, समझदारी से युक्त होकर के निर्णय लेने वाला, जल्दबाजी से युक्त होकर के किसी भी बात पे विचार न करने वाला, हमेशा ही आंतरिक से आंतरिक रहस्यों को समझ करके
पता लगा करके तब जा करके उस पर काम करने वाला बना देते हैं। और व्यक्ति कभी भी किसी का निंदा और कभी भी किसी की स्तुति में भरोसा नहीं करता, वो अपने आप में अपने काम में उलझा रहे तो ज्यादा अच्छी बात है। मतलब ये कुंडली आपसे ये कराना चाहती है कि एक्चुअल में आप ऐसे हैं, अगर नहीं हैं तो हो जाइए, और अगर हैं तो उसे बरकरार रखिए, क्योंकि इससे आप समझौता नहीं कर सकते। मकर लग्न की कुंडली नहीं है ये कुंडली तुला लग्न की नहीं है, ये कुंडली कन्या लग्न की नहीं है, ये कुंडली धनु लग्न की है। धनु का मतलब जो दोनों का समावेश कराता है। जहां आप धनु लग्न की प्रकृति, धनु राशि के प्रकृति को समझेंगे तो उसके नीचे का हिस्सा जो है वो घोड़े का है और ऊपर का हिस्सा मनुष्य का है, जिसमें दोनों ही प्रकार के, घोड़ा जो है वो प्रकृति प्रदत्त संरचना में सबसे अंतिम संरचना का द्योतक होता है। जब भगवान के पास सिर्फ 2 कान, 2 नेत्र और बुद्धि तीव्र बची थी और बल बचा था, तो उसने घोड़ा बना दिया और कहा कि जाओ तू बिल्कुल ही मनुष्य के सदृश होगा, जो अपने राजा का संरक्षक या फिर उसका पोषक होगा। ऐसा ही होता है। यहां पे दोनों ही प्रकृति जातक को मिल जाते हैं, जहां तीव्रता, बुद्धिमता, चालाकी, हठ, धर्मिता और साथ ही साथ व्यक्ति के पास कभी कभी सामने वाले के लिए अपनी गर्दन कटा देने की स्थिति हो जाती है। और कई बार ऐसे मौके आते भी हैं जहां व्यक्ति को दूसरों के लिए समर्पित होना पड़ता है और व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा मिल भी जाती है। तो ये सूर्य की स्थिति रही। भाग्य का बल है, नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में बैठे हैं, गुरु केंद्र में बैठे हैं और आत्मकारक ग्रह के रूप में उपस्थित भी हैं। बहुत अच्छी स्थिति है ये, इसे मैं अच्छा कहूंगा। यानी कि सूर्य व्यक्ति को भाग्यशाली बनाएंगे, धार्मिक बनाएंगे, प्रणेता बनाएंगे, लोगों के बीच में रहने वाला बनाएंगे, सबकी सुनने वाला बनाएंगे, अपने मन से करने वाला बनाएंगे। कई बार व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा परिलक्षित बुद्धि का बना देते हैं, जहां व्यक्ति बहुत ही ऑब्जर्वेशन के साथ आगे बढ़ता है। जल्दबाजी ना करें। हालांकि अभी शनि की दशा है, इस पर मैं आपको थोड़े से विचार अवश्य दूंगा, पर सूर्य आपकी कुंडली के लिए हमेशा ही अच्छे परिणाम देने वाले बन रहे हैं। पराक्रमी बनाने के साथ साथ व्यक्ति हठी भी होता है, हालांकि वो अच्छी बात है। ये बात सूर्य के बारे में बनेगी। उस पे राहु की दृष्टि पड़ेगी। सिर्फ सूर्य पे अगर राहु की दृष्टि पड़े, जो राहु अपने ही नक्षत्र में है, तो व्यक्ति को बहुआयामी बनाने के साथ साथ ये अपने भाव का यहाँ का फल देंगे, भुजाओं का मालिक बनाएंगे, क्योंकि 3 नंबर की राशि में बनाएंगे तो कम्युनिकेटिव भी बनाएंगे। और वो राहु सूर्य को देखेंगे तो व्यक्ति को कभी कभी छोटी छोटी चोरियां भी करनी पड़ी है, पर एक वक्त पे, अभी नहीं। अब उसकी नौबत ना तो आएगी और ना तो कभी ऐसी। सामंजस्य बनाने के लिए व्यक्ति को झूठ भी बोलना पड़ा है, सामंजस्य बनाने के लिए दूसरों के हिसाब से कभी कभी बदलना भी पड़ा है। हालांकि व्यक्ति अपने लेवल तक ही रखेगा उसको, अपने एक सीमा तक ही उस चीज को करेगा, बाकी उसका कभी भी उल्लंघन नहीं करता है। ये सूर्य की स्थिति है। व्यक्ति को कभी भी सरकार से, कभी भी लोगों से, कभी भी प्रशासन से, कभी भी किसी भी तरीके की कोई समस्या जीवन में नहीं आ सकती है। हालांकि सूर्य और शनि बैठे हैं, नौबत ऐसी आती है, पर वो व्यक्ति को छू भी नहीं पाती है। यह स्थिति सूर्य की दशा में होगी। सूर्य की दशा में व्यक्ति का यश, कीर्ति, मान सम्मान बढ़ता है, धार्मिक कृत्य हो। और यहां पे एक बात और बता दूं कि दरअसल 9वें भाव के अधिपति हैं, 5वें भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं। 5वें भाव में शुक्र अकेले अच्छे नहीं होते, एक संततिवान बनाते हैं, पुत्र संतति की प्राप्ति होती है, और वो पुत्र भी कई बार बाहर, दूर या विदेश रहता है या दूर रहता है। ऐसी स्थितियां बनती हैं। ये सूर्य की बात है। अब चंद्रमा पे आता हूं। अब बात चंद्रमा की कर लेते हैं। चंद्रमा इनकी कुंडली के लिए अष्टम भाव के अधिपति हैं, अष्टम को देख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहां भी आपने सूर्य को देखा कि अपने भाव से 7वें बैठे हैं, यहां भी चंद्रमा अपने भाव से 7वें बैठे हैं। ये अच्छी बात है। और इन सबको अतिरिक्त बल इसलिए मिलेगा, हालांकि चंद्रमा इनकी कुंडली में पापग्रह है, इस वजह से व्यक्ति व्यवसाय करता है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा अगर जन्म कुंडली में अच्छे भाव में बैठे हों तो ये कुंडली को अतिरिक्त बल मिलता है। साथ ही साथ अगर अष्टम भाव के अधिपति हैं और अष्टम को ही देख रहे हैं, तो इसमें एक अच्छी बात यह होगी कि अगर अष्टमे से इधर उधर देख ले तो उस भाव को खराब करता है। तो कम से कम एक अच्छी बात यह जुड़ेगी कि उन्होंने कहीं और नहीं देखा है। अगर अष्टमे से कहीं और देख लेते तो थोड़ी कमजोरी हो जाती, पर व्यक्ति भाग्यशाली था जिसकी कुंडली में अष्टम भाव के अधिपति कम से कम अपने ही भाव को देख रहे हैं। और ये एक ऐसा ग्रह है, गौर करिए, अष्टमेश जो चंद्रमा है, ये ऐसे ग्रह हैं जिनको सिर्फ एक दृष्टि प्राप्त होती है, और वो भी सिर्फ 7वीं। यानी कि अष्टम भाव का अधिपति अगर अष्टम को देखेगा तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का धन तो देता ही, पैतृक संपत्ति से तो प्राप्त होती हैं चीजें, हालांकि बहुत कम, वो बहुत माइनर लेवल पे, लेकिन फिर भी उसका स्वभाव और उसका खोजबीन करने का जो प्रभाव है वो हमेशा उसके पास बरकरार रहता है।
और दूसरे नंबर पे व्यक्ति का स्वभाव इतना मृदु होता है, उसकी वाणी और उसकी शैली, उसका प्रभाव बहुत ही दिव्य और अलौकिक सुखों को देने वाले होते हैं। वो कभी भी किसी का दुश्मन, किसी का शत्रु और कभी भी किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई उठपटांग हरकत नहीं करे और हमेशा ही अपनी गंभीरता पे बरकरार रहता है। ये चंद्रमा व्यक्ति को सबको जोड़ने वाला और सबके साथ स्वभावों के कारण सब उसके निकट बैठने वाले होते हैं। ये कुटुंब का भाव व्यक्ति को बहुत ही लाभ देने वाला होता है, क्योंकि इस भाव के अधिपति गौर करिए बिल्कुल ही निकट बैठे हैं और चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में है, जहां व्यक्ति सरकार से जुड़ करके, सरकार के साथ जुड़ करके, सरकार के प्रोजेक्ट में हाथ लगा करके काम करता है। सूर्य सरकार है। सूर्य जन्म कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति होते हैं और सूर्य जन्म कुंडली में बैठे भी हैं निकटस्थ। हालांकि चंद्रमा और सूर्य का जो संबंध बना है ये संबंध जो है वो द्वादश में है, ये दोनों क्रमशः, तो ये थोड़ी सी कमजोरी जरूर दे देती है, जहां व्यक्ति का आत्मबल कई बार कमजोर होता है और कई बार उसको ऋण में भी जाना पड़ता है। एक वक्त पे बहुत ज्यादा नीचे व्यक्ति को गुजारना पड़ता है। ये ऐसी दशाएं, चंद्रमा की दशा में भी ऐसी स्थितियां होती हैं। कई बार जो है वो राहु की दशा में भी व्यक्ति को ऐसी स्थितियां देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र के अधिपति सूर्य के ऊपर राहु की दृष्टि है और चंद्रमा जो है वो अष्टम भाव के अधिपति हैं और सूर्य जो है वो नवम भाव के अधिपति हैं। तो अष्टम भाव के अधिपति जो हैं वो नवम भाव के अधिपति यानी कि सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं उत्तराषाढ़ा में। इस वजह से कई बार सूर्य राहु के संपर्क में आने पे या सूर्य के ऊपर राहु के संपर्क का प्रभाव पड़ जाने के कारण कई बार चंद्रमा भी अपने आप को प्रभावित करते हैं। वैसे व्यक्ति के पास आयु बहुत अच्छी होगी, क्योंकि अष्टम भाव के अधिपति अष्टम को देख रहे हैं। उसका रिसर्च बहुत अच्छा होगा, उसका गूढ़ और रहस्यमय चिंतन बहुत अच्छा होगा, माइंडसेट बहुत ही क्लियर होता है, विजन क्लियर होता है। जो उसका जैसे होता है ना, जैसे कि उसको क्या बोलते हैं, जैसे कि क्या होने वाला है, भविष्य कहां जाने वाला है, वो व्यक्ति 2 कदम आगे सोच करके उसके हिसाब से अपना जो है वो क्या बोलते हैं उसको कि स्ट्रैटेजी बनाता है कि ऐसा होने वाला है तो मुझे ऐसा करना चाहिए। और अगर आपके पास ये गुण नहीं है तो इसको अब से विकसित कर लेने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके पास ये कला है कि आप निश्चित रूप से 2 कदम आगे देख सकते हैं और उस पर मंथन करके किसी भी चीज से 2 कदम आगे सोच करके कि अगर ऐसा करूंगा तो उसके कितने सारे सेक्टर खुलेंगे और कौन कौन से ऑप्शन खुल सकते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में ये स्थिति है और निस्संदेह आप उस पर काम करेंगे तो आपको लाभ भी मिलेगा। क्लियर है। चंद्रमा के ऊपर किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, पर गौर करने वाली बात है कि उसके ठीक पीछे केतु और ठीक आगे 4 ग्रह। ऐसी अवस्था में चंद्रमा थोड़े से कंफ्यूजन में जाएंगे। हालांकि उस पर किसी भी तरीके से कोई पापक ग्रह का भी प्रभाव नहीं कहूंगा, लेकिन पापकर्त्री में अवश्य है। तो अष्टम भाव के अधिपति पापकर्त्री में जाएंगे तो व्यक्ति को पेट से संबंधित और कई बार पित्त, वात और कफ तीनों एक साथ ही अनकंट्रोल्ड होते हैं। रक्त की संबंधित समस्या बढ़ती है, रक्त से संबंधित समस्या बढ़ती है। कई बार व्यक्ति का रक्त प्रवाह प्रभावित होता है और कई बार उसमें किसी भी तरीके की समस्या कई बार देखी जाती है, जहां व्यक्ति को क्लॉट बनता है रक्त से संबंधित, जहां पे रक्त के थक्के बनने के साथ उसको जोड़ करके देख सकता हूं। उसके बाद चंद्रमा चूंकि सूर्य के नक्षत्र में है तो अपच, एसिडिटी वगैरह की तो समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी व्यक्ति को नाभि का क्षेत्र प्रभावित होते कई बार देख रहा हूं। श्वसन तंत्र प्रभावित ना हो, इसका सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। स्पाइनल कॉर्ड सब कभी भी संबंधित समस्या ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। ये 2-3 चीजें आपको प्रभावित कर सकती हैं उम्र के हिसाब से। अब आगे मंगल की बात कर देता हूं। आइए अब आपको मंगल पे लेके आता हूं। सूर्य और चंद्रमा के बारे में मैंने आपको विचार करा, जहां मैंने आपके हो सकता है कि कई बार उसमें स्वभाव जोड़ा हो, उसमें मंथन करा हो, और चंद्रमा की दशा के बारे में भी और भी अंतिम में चर्चा करूंगा कि इनकी दशाएं कैसे रहने वाली। मंगल कैसे हैं आपकी कुंडली के लिए, तो इस कुंडली के लिए वो पंचम और 12वें के अधिपति होते हैं, यानी कि पंचम और 12वें के अधिपति होने के कारण उनकी मूल त्रिकोण राशि यहां बनी है। मंगल की मूल त्रिकोण राशि यहां बनी, यानी कि पंचम भाव ठीक बना, 12वें भाव में गौण राशि बनी। ये बहुत समझदारी वाली बात होती है कि आपकी कुंडली के कौन से भाव में उस ग्रह की कौन सी राशि बनी है कि नहीं बात। आपकी कुंडली में अगर लग्न में किसी भी ग्रह की गौण राशि बन जाती है, जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव कहते हैं, जैसे बुध की जो राशियां होती हैं वो 2 राशियां होती हैं, कन्या और मिथुन। पर इन दोनों राशियों में अंतर क्या है कि बुध की एक पॉजिटिव राशि होती है जिसे कन्या राशि कहा जाता है, और नेगेटिव राशि मिथुन राशि होती है। ठीक उसी तरीके से जो मंगल हैं उनकी पॉजिटिव राशि मंगल की मेष राशि होती है, नेगेटिव राशि
वृश्चिक राशि। गौण राशि मतलब कमजोर, मूल त्रिकोण मतलब मजबूत। मजबूत कहां बना? पंचम भाव में। कमजोर कहां बना? 12 में। ठीक है, अगर हमें मजबूती पंचम भाव की मिल रही है तो 12वां भाव अगर कमजोर भी होगा तो हम संभाल लेंगे, क्योंकि वो व्यय भाव है। वहीं अगर मूल त्रिकोण राशि फंस जाती तो दिक्कत होती, क्योंकि सूत्र क्या कहता है कि जन्म कुंडली के 12वें भाव में और जन्म कुंडली के दूसरे भाव में अगर किसी ऐसे भाव के अधिपति की राशि बन जाए जो दो भावों का अधिपति होता है, जैसे 12वें भाव में गुरु की मंगल की राशि बनी जो दूसरे भाव के भी अधिपति होते हैं, एक और भाव है, और जन्म कुंडली के दूसरे भाव में भी एक ऐसे ग्रह की राशि बनी है जो एक अन्यत्र एक और भाव का अधिपति है, मतलब शनि की एक और राशि बनी। अब इनका फल इस बात पे निर्भर करेगा कि वस्तुतः वो बैठे कहां है कि नहीं बात? क्योंकि 12वें और दूसरे भाव में जो राशियां बनती हैं उसके अधिपति का परिणाम इस बात पे निर्भर करता है कि वो कौन से भाव में बैठा है। तो 12वें भाव के अधिपति और दूसरे भाव के अधिपति तीसरे भाव में बैठे, और दोनों ही क्रूर ग्रह या पापक ग्रह, हालांकि दोनों में से कोई भी क्रूर ग्रह नहीं होता, ये पापक ग्रह होते हैं। तो शनि और मंगल का जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठना, अब एक बड़ी अद्भुत बात बताता हूं, जन्म कुंडली के तीसरे भाव में पापक ग्रह की राशि का बन जाना ही जन्म कुंडली को पराक्रमी और साहसी बना देता है। और अपने पराक्रम के बल पे, यहां पे भृगु संहिता में यह बात लिखी है कि अपने पराक्रम के बल पे आपको मान लेना चाहिए कि व्यक्ति अपने पराक्रम के बल पे अपने संपूर्ण गतिविधियों का परिणाम प्राप्त कर देता है। पर यह बात कितनी सही है और इस कुंडली के लिए वो बात कितनी लागू होती है? तो चूंकि जब आप देखते हैं तो 12वें भाव के अधिपति के साथ पंचम भाव के अधिपति और नवम भाव के अधिपति भी बैठे हैं। गलत इशारा है। 12वें भाव के अधिपति के साथ नवम भाव के अधिपति सूर्य और पंचम भाव के अधिपति मंगल, और साथ ही साथ धन भाव के अधिपति भी बैठे हैं। इसका मतलब यह होता है कि व्यक्ति अपने बल पर ही सारी चीजें एक्टिव करेगा, व्यक्ति अपनी मेहनत के बल पे ही सारी चीजें रीऑर्गेनाइज करेगा, और अपने ही बल पे वो मशीन खरीदे, अपने ही बल पे मजदूरों को बुलाए, अपने ही बल पे अपना जो है वो ड्राफ्ट तैयार करे, और अपने ही बल पे सारी चीजों को जीरो से लेकर के अनंत तक लेकर के जाए। कारण है एकमात्र, क्योंकि मंगल तीसरे भाव में बैठे हैं, जो व्यक्ति से मेहनत करवाएंगे ही करवाएंगे। क्यों? क्योंकि वो 12वें भाव के भी तो अधिपति हैं, और दुह स्थान होता है ये, दुह स्थान के अधिपतियों का दुह स्थान में बैठना अच्छा होता है। मतलब इसका क्या अच्छा होगा? तो क्या करेगा कि अब उसके पराक्रम का परिणाम वो अवश्य देगा। कभी भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मुझे मेरे मेहनत का परिणाम नहीं मिला, ना, बिल्कुल नहीं। कारण क्योंकि जो परिणाम भाव है जन्म कुंडली का पंचम भाव, यहां पे शुक्र जैसा ग्रह बैठा है। जो जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र का अधिपति देखिए केतु, इससे नक्षत्र के परिवर्तन में है। केतु शुक्र के नक्षत्र में और शुक्र केतु के नक्षत्र में, यह सबसे बड़ा परिवर्तन है। जो किसके साथ बना? जन्म कुंडली के पंचम भाव के साथ। पंचम भाव के बारे में मैंने बहुत पहले एक कार्यक्रम बनाया था जिसमें यह बात कही थी कि आपके मेहनत करने के बाद आपका जो परिणाम होता है वो 5वां भाव होता है, और जन्म कुंडली का 5वां भाव अगर किसी भी तरीके से योग कारक की स्थिति में होता हो, किसी भी तरीके से योग बनाता हो, कोई योग बनाता हो, क्या छोटा हो या बड़ा, तो व्यक्ति के जीवन में उसके द्वारा किए गए किसी भी पराक्रम का परिणाम मिल जाता है। इसका मतलब क्या है कि जन्म कुंडली के पंचम भाव के जो ग्रह हैं या पंचम भाव में जो ग्रह बैठा है वो वस्तुतः कौन है? आपकी कुंडली का लाभेश। लेकिन समझने वाली बात है कि गौर करिए तो लाभ भाव में उसकी मूल त्रिकोण राशि बनी है, और जिसको वो देख रहा है वो 2 नंबर यहां लिखा हुआ है और 7 नंबर यहां लिखा है। इसका मतलब क्या है कि काल पुरुष की कुंडली में 7 नंबर यहां लिखा होता है। जब आप काल पुरुष की कुंडली बनाएंगे तो 7 नंबर यहां लिखेगा। काल पुरुष का मतलब 1 नंबर यहां लिखे। कोई भी कुंडली 1 नंबर बनती है। आप अगर काल पुरुष की कुंडली बनाएंगे तो 7 नंबर यहां लिखा होगा, जो कि व्यापार का भाव है। अब वही व्यापार का भाव आपकी कुंडली में कहां बन गया? लाभ भाव में। और वो लाभ भाव के अधिपति या व्यापार के अधिपति जो मूलतः यहां की राशि है वो यहां बनी, और उस भाव के अधिपति उसको देख लिए। इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति को लाभ कहां से मिलने वाला है? व्यापार से। और दूसरा, उसके बाद कि वो व्यापार भी कभी भी उसका फ्लॉप नहीं करे, वो बिल्कुल ही लाभ में जाए। कारण क्या है कि उस भाव से ठीक 5 में चतुर्ग्रही योग बना है, ठीक त्रिकोण में चतुर्ग्रही योग बना, जहां 4 पापक ग्रह बैठे हैं। किसी भी भाव से 5 में अगर कई सारे ग्रह बैठ जाते हो तो कई बार वो लाभदायक हो जाता है।
परंतु इस भाव के लिए वो थोड़ा कमजोर भी होगा, क्योंकि वहां पे, हालांकि मैं उसे कमजोर नहीं ही कहूंगा। क्यों नहीं कहूंगा? क्योंकि वो तीसरा भाव है और वहां पे बहुत सारे ग्रहों का इकट्ठा होना निश्चित रूप से जातक को मेहनती बना सकता है, पर ऐसा नहीं है कि उसको उसका परिणाम नहीं मिलेगा। उसका परिणाम उसको अवश्य मिल जाता है, क्योंकि लाभ भाव में मूल त्रिकोण राशि बनी है और वो शुक्र उसको देख ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि शुक्र का जो नक्षत्र परिवर्तन, सबसे बड़ा परिवर्तन क्या होता है? सबसे महान राजयोग बनता है जब नक्षत्रों का परिवर्तन होता है। सबसे बड़ा परिवर्तन राशियों का परिवर्तन नहीं होता, सबसे महान परिवर्तन नक्षत्रों का परिवर्तन होता है, जो बिल्कुल ही निकट से जाकर के व्यक्ति को प्रभावित करके निकल जाता है। इसका मतलब कि व्यक्ति की कुंडली में पंचम भाव में अगर परिवर्तन योग बने या पंचम भाव में बैठे ग्रह से अगर परिवर्तन का योग बनेगा, तो निस्संदेह व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर, अपने ज्ञान चक्षु के बल पे, अपने बुद्धि के बल पे बहुत ज्यादा लाभकारी स्थिति को प्राप्त कर जाता है। खास करके शुक्र की दशा में थोड़ी बहुत कमजोरी दिखती है, थोड़ी बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि वो ऋणेश भी होते हैं। इस कारण से कई बार पढ़ाई वढ़ाई में दिक्कत होती है, लेकिन लाभ मिल जाता है। और चूंकि एकादशवें भाव के अधिपति अगर एकादशवें भाव को देख रहे हो, वहां पे राहु की दृष्टि पड़ रही हो, तो व्यक्ति अपने संपूर्ण जो है वो विधि व्यवस्था का मालिक खुद होता है। अपने आने से पहले ही वो छत्र चमर बना करके आता है, जन्म लेने से पहले ही और जन्म लेने के बाद भी पिता को भी भाग्य का लाभ दे देता है। ये बात किसकी थी? मंगल की थी। जहां मैंने शुक्र को जोड़ा, तो मंगल जन्म कुंडली में वस्तुतः 21 डिग्री के हैं, 16 कला और कुंभ राशि में बैठे उस राशि के अधिपति के साथ पराक्रमी बनाने के साथ साथ मंगल की चौथी दृष्टि, यहां ऋण का संबंध रहता है। कई बार दे दिया तो मिले नहीं, ऐसा भी होता है, बहुत बल लगाना पड़ता है। हालांकि मंगल आपकी कुंडली में ऐसी अवस्था में है कि वो निकलवा लेते हैं। मंगल की 7वीं दृष्टि यहाँ के लिए लाभदायक, जहां व्यक्ति कई बार समाज को देने वाला होता है, पोषक होता है, गरीबों का न्याय करता होता है। और उसकी 8वीं दृष्टि यहाँ के लिए व्यक्ति के जीवन में वो बुध जो जन्म कुंडली में दशम भाव के अधिपति हैं, उस पर मंगल की दृष्टि जन्म कुंडली में व्यक्ति के पिता को, कई बार पिता से भले ही व्यक्ति को लाभ न मिले, पर पिता को व्यक्ति अवश्य ही लाभान्वित कर देता है, कुल का दीपक होता है। और कितना भी शत्रु हो, कोई कितना भी बड़ा शत्रुता इससे मोल ले, पर यह व्यक्ति कभी भी उससे ना तो हारता है और ना तो उससे डरता है। सामने आया हुआ शत्रु भी मित्र बन के चला जाता है। यह मंगल के ही कारण होता है, क्योंकि दशम भाव के अधिपति जो होते हैं, जो बुध हैं, वो वस्तुतः बुध के साथ बैठे हैं मंगल, जो पंचम के अधिपति हैं। यानी कि पंचम और दशम इसका योग बना, पंचम और सप्तम इसका योग जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बना, इसे अच्छा कहा जाएगा। अब बात यहाँ पे बुध की करेंगे अगर, तो बुध जिस नक्षत्र में बैठे हैं, जैसे वो बैठे हैं बुध पूर्वा भाद्रपद के गुरु के ही नक्षत्र में, और उस पर राहु की दृष्टि हो, ऐसी अवस्था में व्यक्ति दूसरों की समस्या को तो निपटा देता है, पर कई बार स्वयं के ही समस्या में उलझा रहता है। ऐसा कई बार देखने को मिलता है। उसके अतिरिक्त जो है वो जन्म कुंडली में, चूंकि बुध दशम भाव के अधिपति इस कुंडली के लिए बाधक ग्रह होते हैं, तीसरे भाव में बैठे हैं। दशम भाव के अधिपति अगर तीसरे भाव में बैठ जाएं, तो व्यक्ति को खुद का कारोबार करना चाहिए या करना पड़ता है, या ना करे तो उसके पास कोई अवस्था भी नहीं है। इस वजह से व्यक्ति खुद का कारोबार करता है। और निस्संदेह यहाँ पे बुध 22 डिग्री के 21, 22, 25 सारे ग्रह जो हैं वो बिल्कुल मध्यस्थ हैं, और ऐसी अवस्था में व्यक्ति को लाभ मिल जाता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति कम्युनिकेशन में माहिर है और अपने चीर शत्रुओं को पहचान करके उनको कैसे इनकाउंटर उसका करना है, कैसे उसके साथ संबंधों को नया आयाम देना है, इस पे व्यक्ति की बुद्धि बड़ी चलती है और इस मामले में व्यक्ति की लब्धता बड़ी हासिल होती है। ये बात यहाँ पे बुध आपकी कुंडली में देखे जा रहे हैं। राहु की दृष्टि है तो यह और भी ज्यादा प्रखरता से सामने आ जाती है। अब बात गुरु की करूंगा। जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति लग्नेश होंगे, उनका बैठना और उनका देखना हर जगह के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। लग्नेश होकर के चतुर्थ भाव में बैठे हैं, ये अत्यंत श्रेष्ठ और लाभकारी योग स्वयं में ही बनाएंगे। बुध के नक्षत्र में बैठे हैं और ये गुरु अपने बुध के नक्षत्र में बैठ करके सबसे पहले तो व्यक्ति को नारायण का भक्त, बंधुओं का पूजक, बंधुओं के द्वारा पूजक और समाज के द्वारा पूजक बना देने के साथ साथ व्यक्ति को वैभवशाली बनाएंगे। इसके अतिरिक्त व्यक्ति करोड़ों की संपत्ति का मालिक स्वयं होता है और संतान को भी बनाता है, क्योंकि बुध स्वयं संपत्ति होती है। गुरु जो है वो 28 डिग्री पे हैं और आत्मकारक ग्रह के रूप में उपस्थित होंगे और जन्म कुंडली में इनका बैठना ही उस भाव को बल दे देगा। इसके अतिरिक्त गुरु की ये स्थिति जो बनी है वो 5वीं दृष्टि यहाँ के लिए लाभदायक, 7वीं दृष्टि दशम भाव के लिए लाभदायक, 9वीं दृष्टि 12वें भाव के लिए लाभदायक, जो विदेशों से भी संपन्नता बढ़ा देती है, जोड़ करके दूर दराज से संबंध विकसित कर देते। ये गुरु
यहाँ पे व्यक्ति को कई बार खेल क्षेत्र में माहिर और रक्तिम नेत्र दे देते हैं, भूरे बालों का रखने वाला बना देते हैं, व्यक्तित्व को बहुत ही ज्यादा विशाल, और चतुर्थ भाव के अधिपति होकर के चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो हंस योग बनाएंगे। यहाँ पे शनि बुध के साथ बैठे हैं तो कलत्र जन एक ऐसा योग बना देंगे, कलत्र धन योग बन जाएगा, जो व्यक्ति को कुल से, गोत्र से, देश से, राज्य से, साम्राज्य से धन इकट्ठा करने में मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त जन्म कुंडली में यहाँ हंस योग बने और चंद्रमा अगर केंद्र में होते तो और भी अच्छी बात होती। यहाँ पे व्यक्ति को मेहनत करना पड़ा है, उसको कुछ भी स्थाती स्वरूप नहीं मिला है, संतान का सुख व्यक्ति को मिलता है और व्यक्ति हमेशा ही दूसरों की पंचायती भी कई बार उसको करनी पड़ती है। हाँ, दूसरों के चक्कर में कई बार व्यक्ति का स्वयं का समय और स्वयं का धन नुकसान में जाता है। उसको बहुत ही ज्यादा दूसरों को खींच करके लेकर के चलने की स्थिति कई बार पड़ जाती है। ये गुरु के कारण होता है और व्यक्ति हमेशा ही इस विचार से बंधा हुआ रहता है कि मैं उसे छोड़ नहीं सकता। जहां कई बार उसके बड़े भाई जब उनकी मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार को ढोना पड़े। शतायु होने के कारण व्यक्ति पे हमेशा ही जिम्मेदारियों का बोझ रहता है। बड़े भाई की मृत्यु के बाद व्यक्ति का भाग्य का उदय हो, बड़े भाई से सहयोग अगर ना मिले तो व्यक्ति का और भी ज्यादा भाग्य कमजोर हो जाता है। अगर उनका वो सिर्फ रहे तो व्यक्ति का भाग्य बल बढ़ता रहे। पुत्र रहे, पुत्र का सुख मिले, पुत्र का लाभ मिले, पुत्र से थोड़ा सा मनमुटाव रहता है, हालांकि वो एक लेवल पे, एक स्तर पे जाके, ऐसे सामान्य धरातल पे नहीं, ये स्थितियां बनती हैं। पंचम भाव में शुक्र का अकेले बैठना, पंचम भाव में गुरु का अकेले बैठना, पंचम भाव में बुध का अकेले बैठना अच्छा नहीं होता। शुभग्रह होकर के अपने भाव से चतुर्थ भाव में जाना ये गुरु के लिए लाभदायक और शुभग्रह के लिए अच्छा होता है। उससे चतुर्थ भाव में राहु का बैठना थोड़ी सी कमजोरी, जहां पे कई बार घर में बहुत कम सदस्य होने के बावजूद भी कलह का वातावरण थोड़ा मोड़ा बन जाता है, वह मच जाता है। वहां पे आप उसको अलग नहीं कर सकते और उससे व्यक्ति कभी विलग होता भी नहीं है, उसी से खींच करके लेके चलना पड़ता है। इससे ठीक 4 घर पीछे केतु का बैठा होना, व्यक्ति अपने अनुभवों से अपने घर के जो है वो खराब पर्यावरण को जीतता है और उससे अपने अनुभवों के आधार पर आगे बढ़ जाता है। चंद्रमा गुरु से तृतीय भाव में, चंद्रमा से गुरु तीसरे और मंगल इस भाव के ठीक पीछे 4 ग्रहों का बैठना कई बार इस भाव के सुख की अभिवृद्धि कर देता है, जहां व्यक्ति अपने बल पे धन, धान्य, वाहन, भ्रमण, भूमि आदि और सांसारिक सुखों का भोक्ता हो जाता है। गुरु की दशा में व्यक्ति को अनुभव की प्राप्ति, करियर में लाभ, विदेशों से संपन्नता और धन की प्राप्ति, विदेशों से संबंध, उच्च कुल में उच्च लोगों से और उच्चस्थ पदाधिकारियों से लाभ की स्थिति बनती है। व्यक्ति के सामान्यतया संबंध हमेशा ही श्रेष्ठ और भद्र पुरुषों से होते हैं, ये बात इतनी सी बनती है। अब बात शुक्र की कर देते हैं। शुक्र की बात करेंगे। शुक्र जन्म कुंडली में बाधकेश होते हैं, हालांकि बाधक तो यहाँ लाभ भाव के और छठवें भाव के अधिपति होते हैं। शुक्र इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते, परंतु फिर भी वो पंचम भाव में बैठे हैं। नक्षत्र का परिवर्तन सबसे बड़ा परिवर्तन, मैंने उस पर चर्चा करी। लाभ भाव को देख रहे हैं, ये लाभ देने वाले बन रहे हैं और पंचम भाव में अकेले बैठने से कई बार व्यक्ति को संतति होने में दिक्कत होती है। पत्नी को पेट से संबंधित समस्या बनी रहती है। कई बार पेट जनित बीमारियां पत्नी को होती रहती है, ये बात दिख रही है क्योंकि यहाँ पे मंगल की राशि बनी है। तो कई बार व्यक्ति को नेत्रों से संबंधित भी समस्या होती है, व्यक्ति स्वयं और पत्नी को पेट की बीमारी, ये बात दिखती है। आपको सबसे ज्यादा अपने आप को बिल्कुल ही फ्रेश, बिल्कुल ही शांत, बिल्कुल ही मुक्त होने के प्रयास में जाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ जा रही है, नीच की दृष्टि है, इस वजह से थोड़ा सावधान करूंगा। वात जनित बीमारियां होती हैं, ये बात याद रहे। शनि जो है वो मंगल के नक्षत्र में बैठे हैं, जो मंगल आपकी कुंडली के लिए 12वें के अधिपति हैं और मंगल 12वें के अधिपति होने के साथ साथ पंचम के भी अधिपति हैं। इस वजह से व्यक्ति के प्रयासों में विलंब से, हालांकि ये जो शनि की दशा है, इस दशा काल में चूंकि आपकी राशि जो है वो मकर की है और अभी राशि के ऊपर से अगर आप विचार करेंगे तो ढैया 7.5 का भी प्रभाव है। इसका मतलब है कि हमें निरंतर ही बजरंगबली की उपासना करनी चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इस शनि की दशा में जो कि आपके ऊपर से भी गुजर रही है, ये धनेश होते हैं, धनु लग्न की कुंडली के लिए सामान्य परिणाम देने वाले होते हैं और उनकी दृष्टि जन्म कुंडली के भाग्य भाव पे है 7वीं, तीसरी दृष्टि पंचम भाव पे है नीच की और 10वीं दृष्टि जन्म कुंडली के 12वें भाव पे है जो उनकी शत्रु की राशि है।
यानी कि शनि जो है वो जहां कहीं भी देख रहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं देख रहे हैं। इसका सीधा सा और स्पष्ट अर्थ है कि हो सकता है कि शनि जो है वो आरंभ में आपको थोड़े से प्रपोजल दे दें, कुछ बहुत अच्छे अच्छे लाभ भी मिल जाएं। परंतु मैं एक बात कहूंगा कि अभी आपको इसी दशाक्रम में 2036 तक आगे बढ़ने की आवश्यकता है, बिना विलंब किए। और विशेषतः अभी मैं कहूंगा तो 2027-28 तक की स्थिति बहुत अच्छी बनी है, आगे बढ़ना चाहिए। एक बात और बता दूं, इस कुंडली में वक्त कमजोर होगा 2031 के जुलाई से 34 तक। अभी शनि में बुध चल रहे हैं, बुध और शनि का एक साथ बैठना इस कुंडली की दशा को खराब और कमजोर नहीं करेंगे। दोनों नवम पंचम के संबंध में बैठे हों या साथ में बैठे हों तो खराब नहीं होता। अभी शनि की दशा है, एक लाजवर्त भी धारण किया जा सकता है 2036 तक। और इस दशा काल में सबसे ज्यादा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना लाभकारी होगा। इसके अतिरिक्त शनि की दशा है, थोड़ा सावधान अवश्य होना चाहिए, वैराग्य न हो, किसी से खिन्नता न हो, मजदूरों के साथ, छोटे मोटे लोगों के साथ हमेशा ही अपने संबंध मजबूत बना करके रखें। समाज का जो निचला तबका है उसके साथ आपके संबंध कभी भी कमजोर नहीं होने चाहिए। वो शनि राहु से दृष्ट हैं, इस वजह से आपके पराक्रम में 4 चांद लगाने का काम करेंगे, क्योंकि वो अपनी राशि को देखेंगे। राहु की ये अपनी राशि होती है, कुंभ राशि राहु अपनी राशि मानते, कुंभ राशि को राहु अपनी राशि मानते हैं। और शनि वहां पे 5 डिग्री के बैठे हैं। अवस्था के आधार पर अगर बात करेंगे तो आपकी कुंडली के लिए वो 25% का परिणाम करेंगे। गौर करिएगा, 2 मिनट में बात खत्म करूं। सूर्य आपकी कुंडली में अवस्था में मृतप्राय है, इस वजह से अर्घ बनता है। चंद्रमा आपकी कुंडली में डिग्री के आधार पर जिस अवस्था में 3 डिग्री के मृतप्राय यानी कि शिव मंदिर का जाना हो सकता है। तीसरे नंबर पर आपकी कुंडली में मंगल हैं, जो कि आपकी कुंडली में बैठे हैं। मंगल 21 डिग्री के, ये वृद्ध हो जाएंगे। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को हनुमान चालीसा या बजरंगबली का दर्शन, वैसे मैंने कहा है। चौथे नंबर पे आपकी कुंडली में जो बात बनी है उसके आधार पर वो भी ग्रह 25% का परिणाम करेगा। बुध अच्छे नहीं होते आपकी कुंडली के लिए हालांकि, पर फिर भी वो आज ही शाम में आपको बता दूंगा कि कौन से ग्रह कैसी दशाओं को लेकर के आने वाले हैं। गुरु जो है आपकी कुंडली में बढ़िया बैठे हैं, वो हमेशा आपको अच्छे परिणाम देंगे। शुक्र और शनि भी आपकी कुंडली में कम से कम बेहतरीन परिणाम देने वाले बनेंगे। अशुभ ग्रह होने के बावजूद भी आगे शाम के कार्यक्रम में आपको पता चल जाएगा। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। धन योग कैसे बने हैं वो भी शाम के कार्यक्रम में बताऊंगा, कैसे कैसे स्थितियां बनी हैं ये शाम के कार्यक्रम में भी बताऊंगा। दूसरा चैप्टर देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।